Hello and welcome to VG classes. Today is chapter 2 of GST Act. So for IPCC batch, today we are going to learn about supply under GST. So supply and GST में दो sections applicable है, that is section number 7 and 8, which is along with the schedule 1, 2 and 3. So ये सब करने से पहले we'll refer to the definitions of GST Act. I recommend to read it with the bare act, which is being available at ICI website. तो एक्ट पढ़ने का ना एक पैटर्न होता है, तो उसमें सेक्शन नंबर 1 उसमें टाइटल लिखा रहता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस होती हैं जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती हैं। तो कुछ डेफिनेशन से विल गो थ्रू फर्स्ट। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ गुड्स कि गुड्स एक्चुअल में है क्या। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गुड्स ये रहा। गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, व्हिचएवर इज नॉट मूवेबल इट्स नॉट गुड्स। तो इनको ब्रेक करके पढ़ने का सेंटेंस, अगर एक पूरे सेंटेंस में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा है, to read that, to break the lines and get the clarity of understanding in acts. Okay, so means every kind of movable property, तो यहाँ पे एक ब्रेक लगाओ। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, सो मनी और सिक्योरिटी के अलावा जो आप आरबीआई के नोट है, तो एक डेफिनेशन मनी की भी हम आगे देखेंगे। बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसमें एक लोग एग्रीकल्चर फार्म में रहते हैं कि इस जमीन पे जितना भी धान उगेगा वो मैं लेता हूँ। तो उस केस के लिए भी उन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया, बिकॉज वो उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में नहीं है, बिकॉज बीज डाला हुआ है, उसमें कितना अनाज उगने वाला है नोबडी नोज। तो उस चीज के लिए उन्होंने बोला है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर द सप्लाई। सप्लाई करने से पहले हम उसको सर्व कर देंगे, ठीक है। और अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई के एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा कि इस धान पे जितना उगने वाला है वो मेरा, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, मनी, जो हमने ऊपर पढ़ा कि अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। तो मनी मीन्स एनी इंडियन लीगल टेंडर, दैट इज 10-20 रुपए के जो नोट होते हैं वो, अगर हम उसको एक्सचेंज करते हैं तो कोई जीएसटी या सप्लाई नहीं, बिकॉज वो गुड्स नहीं है, ठीक है। और एनी अदर फॉरेन करेंसी, सो रुपी, डॉलर, यूरो, वट एवर करेंसीज, चेक, प्रोमिसरी नोट्स, bills of exchange, letter of credit, draft, pay order, money order, instrument recognized by the RBI when used as a consideration to settle an obligation or exchange with the legal tenders. But ये बहुत इंपॉर्टेंट है, but shall not include any currency that is held for its न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। न्यूमिस्मेटिक वैल्यू क्या होता है, लोग पुराने कॉइन्स और करेंसीज इकट्ठे करते हैं, तो उस चीज को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, ठीक है। तो पुराने कॉइन्स हो गए, उसको अगर हम खरीद रहे बेच रहे हैं तो वो जीएसटी के गुड्स में कवर होगा, ठीक है। यही इसी मेन पॉइंट के लिए हमने ये डेफिनेशन पढ़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं। पर्सन कौन कौन है, सब आ गए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एलएलपी, फर्म, सोसाइटीज, कॉर्पोरेट्स, लोकल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स आर आल्सो पर्सन, सोसाइटीज, ट्रस्ट और एनी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन नॉट फेलिंग विद इन अबव लिस्ट, फॉलिंग अबव लिस्ट, ओके। रिसिपिएंट और बाकी कुछ डेफिनेशन है, हम आगे के चैप्टर्स में जैसे जैसे रिलेवेंट होगी विल गो थ्रू इट। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज सर्विस, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, तो गुड्स और सर्विस का मतलब पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो जो हमने ऊपर पढ़ा गुड्स, उसके अलावा जो भी कुछ है वो सब सर्विस में कवर हो गया। मनी और सिक्योरिटीज जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, दैट इज रुपी, डॉलर, शेयर्स एंड बॉन्ड्स, तो ये सिक्योरिटीज में है। जो शेयर्स और बॉन्ड हम खरीदते बेचते हैं, कैपिटल गेन्स लगता है, इनकम टैक्स एक्ट में आपने पढ़ा होगा, तो वो भी सर्विस नहीं है। बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन ऑफ कैश बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन। अगर मैं एक्सचेंज करने के लिए कोई कंसिडरेशन लेता हूँ, जैसे कि मैंने अगर आपको 1 रुपए के नोट का बंडल दिया, वो लीगल टेंडर है, लेकिन उसको एक्सचेंज करने के लिए मैंने अगर आपसे 500 रुपए लिए, तो 500 रुपए सर्विस हो जाएगी, एक्सचेंजिंग द मनी। मैंने आपको 1000 रुपए दिए फॉर अ कन्वर्जन ऑफ डॉलर्स, तो उसके लिए मैं जो एक्स्ट्रा रुपीज लूंगा वो कंसिडरेशन सर्विस काउंट होगी,
ठीक है, और बाकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, आप गो थ्रू कर सकते हो। अब वापस अपन अब स्लाइड्स पे आते हैं। तो विल कंटिन्यू विद द सेक्शन 7 ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई का स्कोप क्या है वो पहले जानते हैं, और उसके बाद में जीएसटी कैसे लेवी होगा, क्या चार्जेस लगेंगे, क्या रेट लगेगी, क्या वैल्यू होगी, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, राजस्थान, गुजरात, इंट्रा सप्लाई होगा या इंटर सप्लाई होगा, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले स्कोप जानते हैं कि भाई किस चीज़ पे लेवी होने वाला है वो। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स, तो इंक्लूड्स में क्या क्या आएगा, सेक्शन सबसेक्शन 1 ए, ये दोनों इंक्लूड में आएंगे। पहला है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई और गुड्स सर्विसेज और बोथ सच एज सेल्स, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंट, लीज, डिस्पोजल मेड एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। तो यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस के फर्दरेंस के लिए होना चाहिए, कोई भी पब्लिक सेवा के लिए नहीं होना चाहिए। अगर वो बिजनेस है देन इट इज अ गुड्स। ओके, और एक कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, उसका एक कोई ना कोई कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा। जैसे फॉर एन एग्जांपल आईसीएआई क्या है, वो इंस्टीट्यूट है, वो अपने मेंबर्स को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे जर्नल देती है या कोई इनवाइट करती है, वो सब सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन है, हम एक फीस पे करते हैं तो वो भी इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो इसमें बार्टर ऑफ सर्विसेज भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इट is hereby clarified that notwithstanding anything contained in other law, कोई भी लॉ के अलावा कुछ भी लिखा हो सिर्फ इस क्लॉज के लिए, फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स और एनी जजमेंट, कोई भी जजमेंट हो, डिक्री हो, ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी, बाकी इन सभी लोगों ने कहीं पे भी कुछ भी कहा हो, लेकिन सिर्फ इस क्लॉज के लिए द पर्सन एंड इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट शैल बी डीम टू बी टू सेपरेट पर्सन, यहाँ पे वो एक ही पार्टी नहीं माने जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इस क्लॉज के लिए, जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बी पे आते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस और अ कंसिडरेशन, कोई भी इंपोर्ट हम करते हैं वो सर्विस, वेदर और नॉट इट इज कोर्स फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो अगर पर्सनल यूज के लिए भी हमने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है इट इज अ टैक्सेबल इवेंट। एनी एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू मेड विदाउट कंसिडरेशन, अगर विदाउट कंसिडरेशन भी है कोई एक्टिविटी जो कि शेड्यूल 1 में लिखी हुई, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सब सेक्शन 1 ने क्या कहता है, वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1, दे शैल बी ट्रीटेड एज आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर्ड इन शेड्यूल 2। तो 1 ए बोलता है कि एज पर शेड्यूल 2 वो डिफरेंशिएट करेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या क्या रहेंगे। जो पहले के एरा में हमें आइडिया लगता था कि यार ये तो सॉफ्टवेयर है, जो हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था कि पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर है तो गुड्स है या फिर सर्विस है, तो वैट लगेगा, सर्विस टैक्स लगेगा, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए शेड्यूल 2 बना है। ठीक है, अब सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं। नॉट withstanding anything contained in subsection 1, subsection 1 में कुछ भी लिखा हो उसके अलावा एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, such activities or transaction undertaken by central government, state government, legal authority, local authorities which are engaged in public authorities, जो कि नोटिफाइड करी गई है किससे, रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, तो वो सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज प्रोवाइड करती हैं और रिकमेंडेड करी हुई है बाय द काउंसिल, काउंसिल का मतलब है जीएसटी काउंसिल, शैल बी ट्रीटेड एज नाइदर एज सप्लाई नॉर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे सब सेक्शन 3, कोई डाउट हो यू कैन कमेंट इट डाउन, आई विल रिवर्ट इट एज सून एज पॉसिबल। Subject to provision of subsection 1 1A 2, the government may or on recommendation of council
specify by notification the transaction that are treated as supply of good, not as supply of service, a supply of service, not as supply of goods. तो सब सेक्शन 3 जीएसटी काउंसिल को पावर देता है कि वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू कोई भी स्पेसिफिक सर्विस का नेचर बता सकती है कि ये चीज पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स है, नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ये चीज सप्लाई ऑफ सर्विस है, नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो बहुत सी चीज सर्विसेज रहती है जिसमें गुड्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसा मेकअप, तो मेकअप हो गया, कंस्ट्रक्शन उसमें रहता है, ठीक है। अब शेड्यूल 1 पे जाते हैं। विल गो थ्रू द एग्जांपल्स एज वेल ऑन अ लेटर पार्ट। शेड्यूल 1 क्या कहता है? एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, कि कुछ भी कंसिडरेशन नहीं लिया हो। तो सबसे पहले हमने सबसेक्शन 1 में क्या पढ़ा था? फॉर अ कंसिडरेशन। लेकिन शेड्यूल 1 में जो दी हुई है कि सप्लाई मानी जाएगी अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी, ठीक है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। तो अगर आईटीसी अवेल नहीं करी है ऑन सच एसेट्स तो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आईटीसी अवेल करी है और तो भी परमानेंट ट्रांसफर या फिर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस हो रहा है, देन इन दैट केस इट इज अ सप्लाई। क्या रेट पे होगा? दैट वी विल डिस्कस इन चैप्टर 5 एंड 6 फॉर द वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स एंड बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25। ये रजिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे कि डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन कौन कौन होते हैं। Proviso 1 provided that gift not exceeding 50,000 in value in a financial year by an employer to employee। तो जो दिवाली के बोनस में गिफ्ट मिलते हैं, मिठाई का डब्बा मिल गया या कुछ पेन मिल गया, लैपटॉप मिल गया, वॉट एवर, अगर वो 50,000 से कम का है देन इट विल बी नॉट एज अ ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस या गुड्स, वॉट एवर। थर्ड कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स। तो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है, वो प्रिंसिपल टू एजेंट रहे या एजेंट टू प्रिंसिपल रहे, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। वैल्यू ऑफ गुड्स विल बी डिटरमाइंड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। फोर्थ है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कुछ भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर हमने किया है, रिलेटेड पर्सन हो या नहीं हो, एनी अदर और सेम कंपनी, जैसे मल्टीबाइलेटरल वोडाफोन है, उसके मल्टीपल ऑफिसेज हैं, अगर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं विदाउट कंसिडरेशन कि वो यहाँ पे आके कोई टेक्निकल सर्विसेज दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट विल बी ऑल्सो अ सप्लाई, ठीक है। तो एक एग्जांपल्स लेते हैं। पहला है डोनेशन विदाउट क्विड प्रो क्यू। अब एक महानुभाव है, उन्होंने गार्डन में टेबल और चेयर लगाने के लिए कुछ डोनेशन दिया, तो अब उनके यहाँ पे नाम लिखा जाता है सप्रेम भेंट, ठीक है, उनकी याद में, फलाने की याद में, जो भी है। तो उस केस में क्या वहाँ पे सिर्फ जो पर्पज़ है वो डोनेशन है या पब्लिक सर्विस है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर लेवी नहीं होता है। लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख देता हूँ फॉर अग्रवाल स्वीट्स या फिर ट्रेडर्स फलाना डिमकाना, जो कि मार्केटिंग पर्पस के लिए है, ब्रांड के लिए है, यहाँ पे अनमोल का कोई लोगो लग गया या किसी भी और ब्रांड का लोगो लग गया, तो वो ब्रांड, तो जो पर्पस है वो ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस का है, तो यहाँ पे वो उनका डोनेशन का पॉटे नहीं आएगा एंड दैट इज अ टैक्सेबल ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर कोई ब्रांडिंग या सिर्फ डोनेशन और पब्लिक सर्विस उनका मोटिव है तो वो सप्लाई में नहीं काउंट होगा, ठीक है। अब आर्ट एग्जीबिशन है, तो आर्टिस्ट क्या करते हैं कि अपनी पेंटिंग जो है वो एग्जीबिशन गैलरीज में भेजते हैं, मोदी जी जो देख रहे हैं, तो ये भेजने के लिए वो सप्लाई काउंट नहीं होगी। लेकिन अगर उन्होंने कोई चार्जेस लिए हैं, इफ फॉर कंसिडरेशन है कि आप मेरे गैलरी है, बहुत रिनाउंड गैलरी है, अगर वहाँ पे कोई भी आर्टिस्ट पब्लिश करता है, आई विल चार्ज फॉर 1 लाख रुपीज पर डे, तो अगर कंसिडरेशन आ गया तो जीएसटी सप्लाई के अंडर आ गया, इफ नॉट तो वो सप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर उस आर्ट गैलरी में वो ये पेंटिंग बिकती है, तो उस बिकने की वैल्यू पे जो रहेगा आर्टिस्ट हैव्स टू पे, ओके, तो इट इज अ सप्लाई।
आर्ट बेचना एक सप्लाई है, लेकिन एग्जीबिट करना एक सप्लाई नहीं है अगर कंसिडरेशन नहीं लिया है तो। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। नो क्लेम बोनस मिलता है इंश्योरेंस पे कि आपने पूरे साल बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई और आपने कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया, तो इंश्योरेंस कंपनीज आपको नो क्लेम बोनस देती है। तो नो क्लेम बोनस क्या होता है? इज अ डिस्काउंट इन अ प्रीमियम ऑफर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इफ अ व्हीकल ओनर हैज नॉट मेड अ सिंगल क्लेम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो वो एक डिस्काउंट है, वो एक सर्विस नहीं है। ठीक है, तो एक सर्कुलर के थ्रू गवर्नमेंट ने इसको आउट ऑफ जीएसटी सप्लाई नहीं काउंट किया है। ठीक है, नॉट अ सप्लाई। तो आगे बढ़ते हैं स्केड्यूल टू। तो वो स्केड्यूल टू हमने क्या पढ़ा था? ये डिफरेंशिएट करता है कि कौन सी सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स है और कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, तो सबसे पहला है ट्रांसफर। तो 5 पॉइंट्स में बटा हुआ है। सबसे पहला ट्रांसफर, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल। तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। ओके, अगर एनी ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन गुड्स और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है तो सप्लाई ऑफ सर्विस काउंट होगा। आई गिव अ राइट टू यूज दीज नोट्स, तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया, लेकिन कंसिडरेशन होना चाहिए। ओके, सी पॉइंट है, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच इज स्टिपुलेटेड दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज अग्रीड इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अगर एक कोई मैन्युफैक्चरर ने अपनी एक हैवी मशीनरीज किसी को बनाने के लिए दी है, तो जब तक मैं उसका पार्ट पेमेंट कर रहा हूँ तब तक के लिए, जब तक उसका फुल वो प्रॉपर्टी बन नहीं जाती है, तब तक मैं उसका पार्टली पेमेंट करता जा रहा हूँ, तो वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट होगी। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है शेल पास, टाइटल शेल पास एट अ फ्यूचर डेट। आज पास नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले टाइम पे पास होगा। सेकंड इज लैंड एंड बिल्डिंग, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, लीज हो गया, वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। एनी लीज लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग, कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स आइदर होली और पार्टली इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, ये थोड़ा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स के लिए। ठीक है, ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस। तो ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस में क्यों स्पेसिफिकली लिखा हुआ है? जैसे ट्रीटमेंट, आप कोई सर्जरी करवा रहे हैं तो सर्जरी में आपको कोई ट्रांसप्लांट करना है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, मेकअप का हो गया, तो उसमें नेल पॉलिश हो गई, मेकअप का कुछ सामान हो गया, तो वो भी लग रहा है। ठीक है, प्रोसेस में जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, तो उस चीज़ के लिए भी उनका गुड्स भी लग रहा है और कंस्ट्रक्शन का सर्विस भी लग रहा है। तो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, transfer of business assets, this is the most important thing as well, so keep your ear glued. Where goods forming part of an asset of a business are transferred or disposed of by under a direction of a person carrying on business so as no longer to form part of those assets। अगर कोई भी स्पेसिफिकली लिख दिया इन्होंने, कोई एक बिजनेस था वो बंद हो गया और उनके डायरेक्शन पे जो पर्सन उस बिजनेस को चला रहा था आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दोज असेट्स, सच ट्रांसफर और डिस्पोजल इज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो कोई भी जो असेट्स होती है, जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हो उसमें असेट साइड्स होती हैं, और वो बिजनेस बंद हो गया, डिस्पोज ऑफ करना है, लेकिन ऑन द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्सन हु इज कैरिंग आउट द बिजनेस, वो उस केस में जो भी असेट्स थे वो सब उनका डिस्पोजल विल बी दैट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, बाय द पर्सन, तो टैक्स लाइबिलिटी भी जिस पे होने वाली वो भी कंप्लीट बताया गया है। वेयर बाय और अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन गुड हेल्ड और यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? फॉर एनी प्राइवेट यूज। ठीक है, टू एनी पर्सनल यूज एवर, पर्सन फॉर यूज, किसी भी प्राइवेट यूज के लिए, और मेड अवेलेबल टू अ पर्सन फॉर यूज फॉर एनी अदर पर्सन देन द पर्पस ऑफ द बिजनेस। तो जैसे कोई लोग बोलते हैं कि रैली है या फिर किसी की शादी है, तो मैं मेरा प्राइवेट जेट किसी को दे देता हूँ चलाने के लिए, तो उस केस में वो पर्सनल यूज हो गया, प्राइवेट यूज हुआ, उस केस में भी दैट
asset will be treated as supply of good, supply of services, ठीक है, मेड अवेलेबल करवाया है। पर्सनल यूज के लिए ले रहा हूँ तो सर्विस, डिस्पोज ऑफ और पूरा डिसमेंटल कर रहा हूँ बिजनेस को तो सप्लाई ऑफ गुड्स। सी पढ़ते हैं, वेयर एनी पर्सन सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, ब्रेक, एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द असेट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम, कोई भी असेट्स होती है, shall be deemed to be supplied by him in course of furtherance of business immediately before he cease to be a taxable person। अगर taxable person वो सीज हो गया either by death, either by deregistration, अगर वो सीज हो जाता है तो वो सारे के सारे जो assets हैं that will be treated as supplied by him in the course of furtherance of business, ठीक है। लेकिन इसके अनलेस, आगे इसके दो एक्सेप्शंस हैं। दो एक्सेप्शंस क्या हैं? द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, अगर वो गोइंग कंसर्न के बेसिस पे ही दिया गया है, ठीक है। द बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, अगर हायरार्की के थ्रू दिया, जैसे एक पेड़ी है जिसमें कोई अंकल चला रहा है, उनका बेटे को वो बिजनेस ट्रांसफर हो गया, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, वो कैरी आउट कर रहा है बिजनेस, तो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस काउंट नहीं होगा, ठीक है। फिफ्थ पे आते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली लिख दिया गया है रेंटिंग ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी हो गया, जो ऊपर एक डाउट क्रिएट कर रहा था कि ये सिर्फ बिजनेस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस कॉमर्स लिखा हुआ है, अगर पर्सनल यूज के लिए तो क्या होगा, तो वो भी कवर हो चुका है। लेकिन इसका एक नोटिफिकेशन है कि कब वो रेसिडेंशियल आपका कवर होगा, कब नहीं होगा, विल डिस्कस इन अ सेपरेट केस बेसिस, ओके। सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या लिखा है फिफ्थ पॉइंट में? द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस: रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, wholly part except where the entire building, entire consideration has been received after the issuance of completion certificate। जब पूरा का पूरा consideration has been received after issuance of certificate of completion certificate। completion certificate क्या होता है कि रेरा, जैसे गुजरात में रेरा है, तो वो एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन देती है व्हेन रिक्वायर्ड, उसी के बाद आपका वो सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले आपने लिया है, आप कोई सर्विस कंसिडरेशन एक पैसा भी लिया है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन उन्होंने बताया कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किससे सर्टिफिकेट मिलेगा, गुजरात के केस में वो रेरा है, बाकी स्टेट्स में अलग अलग अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखी हैं। आर्किटेक्ट रजिस्टर्ड होता है, चार्टर्ड इंजीनियर हैं, लाइसेंसर सर्वेयर हैं, ये सब एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पे एक बहुत ही मेजर चीज़ है, जैसे कोई ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है तो उसका एडिशन हो गया, एक नया फ्लैट खड़ा कर दिया या फिर उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया, तो उसके लिए क्या होगा? तो एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्शन इंक्लूड एडिशन, अल्ट्रेशन, रिप्लेसमेंट और रीमोल्डिंग ऑफ एनी एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सब आ गया, मतलब सारा का सारा जो भी ये है, इट विल कवर्ड अंडर सर्विस, ओके। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी सप्लाई ऑफ सर्विस। डेवलपमेंट आईटी से रिलेटेड कोई भी आता है तो वो भी सर्विस। और एग्रीइंग टू, अब यहाँ पे ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ई, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रेफ्रेन फ्रॉम एक्ट, कोई एक्ट नहीं करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि कोई एक एरिया में आपको ये प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, आई एम रेफरेनिंग यू फ्रॉम सेलिंग योर प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया, उस केस में, या ऐसे ही और मिलते जुलते एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो। टू टॉलरेट एन एक्ट, मैं आपको बोलता हूँ कि आपको पर्टिकुलर चीज़ करना ही है, उस केस में कि आप वो टॉलरेट कर रहे हो, जैसे मैं आपको मजबूर कर दूँ कि ये चीज़ आपको देखनी ही देखनी है, उस चीज़ के लिए। और अ सिचुएशन, या मैं आपको एक सिचुएशन में डाल दूँ उस चीज़ के लिए, यहाँ पे आप टॉलरेट कर रहे हो। और टू डू एन एक्ट, या फिर मैं आपको कोई एक एक्ट कहूँ उस चीज़ के लिए, वो भी क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, कोई भी पर्पस के लिए मैं आपको कोई भी गुड्स देता हूँ, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट इज कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है कि जहाँ पे मैं आपके गुड्स के ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सप्लाई बाय वे ऑफ एज पार्ट एनी सर्विसेज और इन एनी मैनर व्हाट्सएवर ऑफ गुड्स बीइंग फूड,
और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक, हेयर सच सप्लाई और सर्विसेज फॉर कैश, तो उस केस में वो कंपोजिट सप्लाई होगी, जिसमें आपके ऊपर कोई गुड्स के साथ में सर्विस भी दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई, नॉट अ कंपोजिशन स्कीम। सो डिफरेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स, तो सबसे पहला है सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग गैस बिल्स, टैक्सेबल ट्रांजैक्शन दैट इज सप्लाई, एडमिशन टू एनीवेयर, सर्कस में, एग्जीबिशंस में या कहीं पे भी, आर्किटेक्ट सर्विस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो इट इज़ एन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, तो ये कौन से प्रोविजन के अंदर है? सो इट्स नॉट इन द स्केड्यूल, इट इज फ्रॉम द सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, कौन सा था अपना सबसेक्शन 1 का पॉइंट बी, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। आगे चलते हैं। पगड़ी सिस्टम, पगड़ी सिस्टम क्या होता है? टेनेंसी रहती है कि एक शॉप है, उसमें एक किराएदार है, तो उसको एक टेनेंसी का राइट है कि वो वहाँ पे किराया देगा, लेकिन अगर किसी और को छोड़ना है तो वो उसके लिए पैसे लेते हैं, ठीक है, कि मैं आपको छोड़ने के लिए पैसे ले रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो अ सप्लाई, ठीक है। और मैं आपको कोई और लाके दूंगा तो ये मेरी लाइबिलिटी बन गई कि मैं अगर छोड़ रहा हूँ तो डेट्स माय लाइबिलिटी कि मैं उस प्लेस को खाली नहीं होने दूंगा, तो मैं टेनेंसी के राइट्स किसी और को दे देता हूँ, तो वो भी एक सप्लाई में काउंट होगा, ठीक है। आगे चलते कुछ सर्कुलर्स हैं जो कि इन कनेक्शन विद द 5E क्या लिखा हुआ है, ये बहुत जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक किया था, दैट इज अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रेफ्रेन फ्रॉम एक्ट, कि एक कोई काम नहीं करना है कुछ टॉलरेट करने के लिए, और टू डू एन एक्ट, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है, दैट इज नॉट टू टॉलरेट। अगर आपको कुछ टॉलरेट नहीं करना है उस चीज के लिए, अगर आपने कुछ करा है तो वो सप्लाई में काउंट नहीं होगा, ठीक है। वो कैसे होगा? विल सी इन द एग्जांपल्स, ओके। अब लिक्विडेशन डैमेजेस लगते हैं, ठीक है। लिक्विडेशन डैमेजेस मतलब ट्यूशन फीस 10,000 रुपए टू कंप्लीट द कोर्स इन 1 मंथ, मैंने आपको बोला कि 1 महीने में मैं आपका पूरा कोर्स करा दूंगा, लेकिन अगर मैंने नहीं किया और बिफोर टाइम, ऑन टाइम या बिफोर टाइम मैंने वो कंप्लीट नहीं किया, तो लिक्विडेशन चार्जेस लगेंगे। आप सब बोलोगे कि सर मेरा आपने बोला था कि आप कोर्स करा दो, तो मेन क्रक्स क्या है? जो ये 10,000 रुपए हैं दैट इज टू टीच यू, बट ये जो 5,000 है दैट इज, तो आपका मेन पर्पज ऑफ एग्रीमेंट क्या है? अगर आपका मेन पर्पज ऑफ एग्रीमेंट मुझसे पैसे वसूलना है तो सप्लाई है, अगर नहीं आपका मेन पर्पज है कि वो कोर्स कंप्लीट करना, तो इस केस में 5,000 रुपये वो हैं सप्लाई में काउंट नहीं होगा। और इसके जो एग्जांपल है वो बिल्डर फॉर लेट पोजेशन, अब जैसे दिल्ली में कुछ केस आते हैं कि भाई आपने हमें पोजेशन बोला था कि 3 साल में पोजेशन मिल जाएगी, अगर लेकिन पोजेशन नहीं मिली देन बिल्डर हैज टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू द ओनर्स ऑफ द फ्लैट्स, तो उस केस में वो भी कंसिडरेशन सप्लाई में काउंट नहीं होगा। तो इट इज फॉर नॉट टॉलरेटिंग। सड़क का एक निर्माण हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एक सड़क बनानी है, SGI पे बनाना है, अब हाईवे गिर गया, हाईवे अच्छा नहीं बना या कोई भी उसमें कमी आ गई, तो सरकार उस पर पेनल्टी क्लॉज लगाती है, तो वो जो पेनल्टी है वो पेनल्टी सप्लाई नहीं हुआ। सप्लाई क्या था? वो ब्रिज बना के देना या रोड बना के देना, नहीं बनाना एक कोई सप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो मेन क्रक्स क्या है? इट डिपेंड ऑन केस टू केस बेसिस, ठीक है। अब आप एक चेक लिखते हैं, वो डिसोन हो गया, लेकिन डिसोन होने के लिए जो फाइन लगता है, भाई चेक तो बाउंस नहीं होना चाहिए, मैंने आपको एक फाइन चार्ज किया तो वो सप्लाई नहीं काउंट होगा, ठीक है। भाई चेक तो चला जाना चाहिए, अगर डिसोन हो गया तो मेरे पे पेनल्टी लग रही है, तो वो सप्लाई नहीं है। मेन पर्पज ऑफ गिविंग द चेक क्या होता है कि वो बाउंस नहीं हो और वो ट्रांजैक्ट हो जाए बैंक में, ठीक है। लेकिन नहीं होता है तो मैं आपसे 500 रुपये लूंगा, तो जो 500 रुपये हैं दैट विल बी द डिसोनिंग चार्जेस, वो सप्लाई में नहीं काउंट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं सर्कुलर नंबर 178। इट्स बेटर टू रिमेंबर द सर्कुलर नंबर, रेफरेंस देने में एक कॉन्फिडेंस लाता है जब आप कोई भी आंसर लिखते हो तो, बट अगर आपको नहीं आता है तो सिंपल सा लिखना है एज पर सर्कुलर इशूड बाय द GST काउंसिल इन अलॉन्ग विद सेक्शन सो एंड सो ऑफ CGST एक्ट, तो वो लिखोगे, एक रे ऑफ प्रेजेंट अच्छा लगता है, इट विल बी अ गुड।
अब जैसे कोई भी पुलिस वाला है वो पेनल्टी लेते हैं कि आपने रोड क्रॉस कर दिया, रेड लाइट क्रॉस कर दिया, या फिर रॉन्ग साइड में चला दिया, तो वो पेनल्टी क्या आपको सर्विस से आपने दिया कि मैंने रॉन्ग साइड चलाया, उसके लिए मैं 500 रुपये दे रहा हूँ। तो वो सर्विस नहीं है, इट इज़ अ वायोलेशन ऑफ एक्ट, वायोलेशन ऑफ लॉ। तो वो आपका सप्लाई में काउंट नहीं होगा। ठीक है। अब आप कोई फॉर फीचर ऑफ सैलरीज होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि अ, एक जना काम कर रहा होता है, उसका टेन्योर होता है, उसमें एक नोटिस पीरियड सर्व करना होता है अगर आप कोई छोड़ते हो तो आपने 2 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना था। अब आपने 2 महीने का नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, तो वो जो कंपनी को नुकसान हुआ कि मैं तो टॉलरेट कर रहा हूँ या नहीं टॉलरेट करूँगा, तो ये डिफरेंस है कि मैं आप अगर नोटिस पीरियड सर्व करो तो अच्छा है, हम आपको नॉर्मल सैलरी देंगे। अगर आप वो नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते हो, इट इज़ फॉर नॉट टू टॉलरेट। ठीक है। मेन क्रक्स क्या था कि मेरे को तो आपको 2 महीने सर्व करने ही करने हैं, उसके लिए मैं आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है जो हम शेड्यूल 3 में पढ़ेंगे। उस केस में जो फोर फीचर ऑफ सैलरी होता है फॉर नॉट कंप्लीटिंग द नोटिस पीरियड, वो सप्लाई नहीं है। ये सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफिकेशन दिया है जीएसटी काउंसिल ने। अब लेट पेमेंट, सरचार्ज और फीस, तो ऐसा नहीं है कि डिसोनेंट हो खत्म हो गया तो जो भी बैंक के चार्जेस हैं, करेंसी एक्सचेंज के, मैसेजेस के, आपके स्टेटमेंट देने के, वो सारे के सारे वेव्ड ऑफ हो गए, नहीं। वो सारे के सारे सप्लाई में काउंट होंगे बिकॉज देर आर द मेन सप्लाई ऑफ द बैंक। ठीक है। आगे और क्या है, एक फिक्स कैपेसिटी चार्ज होता है। कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का आप अगर डिटेल्ड एनालाइज करोगे, पढ़ोगे पूरा, तो उसमें क्या लिखा रहता है कि फिक्स चार्जेस 350 रुपये अलग अलग होगा, और आपने 20 यूनिट कंज्यूम करी तो उसके लिए 400 रुपये, तो टोटल कितना हो गया, 750 रुपये। तो वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो इसका मतलब कि अभी आपने नहीं किया, मान लो 1 महीना आप कहीं बाहर स्विट्जरलैंड चले गए और आपने वो यूज़ नहीं किया, तो भी आपका 350 का तो बिल आएगा ही आएगा। तो ये किसके लिए है, टू टॉलरेट और नॉट टू टॉलरेट। तो वो क्लियर किया है सर्कुलर के थ्रू कि फिक्स कैपेसिटी चार्जेस का तो आपको पैसा लगेगा ही लगेगा, या फिर फिक्स जो चार्जेस होते हैं, फिक्स कैपेसिटी का होता है कि आपको 1 महीने में 250 किलोवाट का कंजम्पशन करना है। अगर आप करो तो अच्छा, नहीं करोगे तो भी आपको 250 का तो पैसा देना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड फिक्स कैपेसिटी चार्जेस। ठीक है। उस केस में भी वो सप्लाई काउंट होगा। ठीक है। आईआरसीटीसी है, वो आई वो है, वो सब आपके कैंसिलेशन चार्जेस लगाते हैं। तो मेन क्रक्स आपका तो उड़ना था, लेकिन नहीं, वो कैंसिलेशन की आपको फैसिलिटी दी गई है कि आप कैंसिल कर सकते हो। उस केस में आपका वो सप्लाई में काउंट होगा। ठीक है। अब एक नया केस है, फोर फीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी बाय अ सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अपन कभी भी गवर्नमेंट ऑप्शंस होते हैं उसमें हम बिड के लिए अप्लाई करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले से ही एक सर्टेन अमाउंट बुक करके रख लेती है कि आप 1 लाख रुपए दे दो। अगर आपका बिड लग गया, आप जीत गए, तो वो 1 लाख रुपए हम आपके कंसिडरेशन में एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैं बिड जीत गया, लेकिन वो बिड जीता मैं 1 करोड़ में। ठीक है। लेकिन और मैंने पैसे दे रखे थे 10 लाख, मेरे को बाकी के कितने देने, 90 लाख रुपए। 90 लाख देने के लिए मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, तो वो जो 10 लाख रुपए दिए हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, फोर फीचर। तो क्या 10 लाख रुपए कोई सर्विस हो गई, कोई सप्लाई के अंदर काउंट हुआ, तो वो क्लैरिफिकेशन मिला कि नहीं, ये नॉट, इट इज नॉट अ सप्लाई। ये जो 10 लाख रुपए हैं ये कोई भी सप्लाई के अंदर नहीं हो, बिकॉज इट इज नॉट टू टॉलरेट। ठीक है। ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट है, इसके बेसिस पे कई केस स्टडीज बन सकती हैं, कोई भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। यू हैव टू बी मेक श्योर दैट इट इज इट अ मेन सप्लाई, देन इट इज अ सप्लाई। if it is not to do that, if it is a secondary thing or to in opposition of the main supply, तो वो supply नहीं count होगा। ठीक है। If you have any doubts on this, you can message me or comment in the chat box. I'll revert as soon as possible. Okay. अब Schedule 3 कि कौन कौन सी सप्लाईज नहीं है। ठीक है। सर्विस बाय एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की जो भी सर्विस देता है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया। कोर्ट कोई भी जजमेंट दे रहा है या कोई भी स्टेब्लिशमेंट वो कोई सर्विस दे रहा है तो वो नहीं होगा। एमएलए एमपीज वो काउंट नहीं होंगे। फ्यूनरल सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बुरियल, क्रेमेटोरी, मॉर्चरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, ये सब सर्विस में काउंट नहीं होंगे। सेल ऑफ लैंड,
दिस इज द मेन थिंग सब्जेक्ट टू क्लॉज बी, कि अगर उसके ऊपर कोई भी बन रहा है कंस्ट्रक्शन तो वो तो सर्विस ऑफ सप्लाई है, लेकिन सेल ऑफ लैंड सर्विस ऑफ सप्लाई नहीं है। ठीक है, सेल ऑफ बिल्डिंग, लेकिन पूरा सर्टिफिकेशन मिल जाना चाहिए, इसलिए कोई डाउट है नहीं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। ठीक है, actionable claims other than lottery betting. So point number 7, supply of goods from a place in the non-taxable territory to another place in the non-taxable territory without such goods entering into India. ठीक है, इंडिया का डेफिनेशन पता है कि जो लैंड एरिया है वो उसके बाद में 200 नॉटिकल माइल्स तक भी इंडिया ही काउंट होता है। तो उसके बाहर कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में नहीं आएगा, ना सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा, इट इज नॉट अ सप्लाई। 8 नंबर पॉइंट, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स, कस्टम्स में जब एंटर करता है लेकिन वेयर हाउस में रहता है टू अ पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ फॉर होम कंजम्पशन, तो उसका एक क्लियरेंस होता है, लेकिन उससे पहले ही अगर मैंने वो बेच दिया तो सप्लाई में काउंट नहीं होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन by endorsement of document of title goods after the goods have been dispatched from port of origin located outside India but before clearance for home consumption। एक ये ट्रांजैक्शन क्या है कि आपने गुड्स मंगाए पोर्ट ऑफ ओरिजिन से निकल के, ये जैसे आपका ये इंडिया और ये साउथ अफ्रीकन कंट्री, यहाँ से माल आ रहा है लेकिन उस आने से पहले ही इस पॉइंट पे आपने वो माल बेच दिया तो वो सप्लाई में काउंट नहीं होगा। ठीक है, और आगे एग्जांपल चलते हैं। देव है, एक पर्सनल कार फॉर पर्सनल यूज सोल्ड कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए कार ली और वो सोल्ड कर रहा है तो मिस्टर रॉस को, तो इट इज अ नॉट अ सप्लाई। ठीक है, गोल्ड है, पर्सनल यूज था, वो सेल कर रहा है, रजिस्टर्ड है नहीं, सोल्ड कर रहा है किसी और को तो, बट पर्सनल यूज के लिए होना चाहिए वो। ठीक है, तो नॉट अ सप्लाई। एक ट्रस्ट में एग्जीबिशन के लिए पेंटिंग का था ये एग्जांपल, उसमें क्या हुआ कि एग्जीबिशन के लिए उन्होंने लगाने के लिए दी तो वो सप्लाई है, इनका बेचेंगे तो सप्लाई है, लेकिन ट्रस्ट को एग्जीबिशन के लिए दिया तो नॉट अ सप्लाई। ठीक, अब आते हैं आगे नोटिफिकेशंस पे, जो नोटिफिकेशन के थ्रू नॉन सप्लाई नोटिफाइड किया है वाया जीएसटी काउंसिल ने। तो नोटिफिकेशन नंबर 14 डेटेड सो एंड सो एंड नोटिफिकेशन नंबर 11। तो सर्विस बाय वे ऑफ पंचायत म्युनिसिपैलिटी फंक्शंस आर नॉट अ सप्लाई। नोटिफिकेशन का आगे है 25, जिसमें बोला गया है कि लिकर लाइसेंस को देना, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ लिकर लाइसेंस, ये नॉट अ सप्लाई है, लेकिन सर्विस बाय ऑफ माइनिंग अ पर्टिकुलर एरिया एज अ, तो सिर्फ लिकर लाइसेंस के लिए ही नॉट अ सप्लाई है। ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ हो उसके लिए आपका स्पेक्ट्रम लायबल टू फॉर द जीएसटी अंडर आरसीएम, बिकॉज गवर्नमेंट का है। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर नंबर 4 में अपन पढ़ेंगे। आगे है इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। तो कोई अलग अलग पर्सन के थ्रू अगर मैं रेलगाड़ी भेज रहा हूँ तो मैं रेलगाड़ी बेच नहीं रहा हूँ, इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बस, ट्रक, क्रेन, ऑयल रिग्स, टैंकर्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट, कंटेनर्स, तो ये सब क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो क्रक्स क्या है कि सर्विस लेवी सप्लाई लेवी कब होती है फॉर टू जीएसटी। तो दो कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन, सप्लाइड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड कब होगा, वो सेक्शन 22 से 30 के बीच में है, वो पढ़ेंगे तो उसमें क्लैरिफाई होगा। वो 5 और 6 जो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है उसमें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, कंडीशन नंबर 2, सप्लाइड टैक्सेबल सप्लाईज होनी चाहिए। अब 4 तरह की सप्लाई हो गई, टैक्सेबल सप्लाई, निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड और जीरो रेटेड। टैक्सेबल जिस पे टैक्स लगता है, निल रेटेड जिस पे 0% लगता है, एग्जेम्प्टेड जिस पे टैक्स ही नहीं लगता है, जैसे लिकर हो गया, पेट्रोलियम हो गया, 5 प्रोडक्ट्स जो थे जो हमने डिस्कस किए थे चैप्टर 1 में। जीरो रेटेड सप्लाई एक ऑल टुगेदर अ न्यू चैप्टर, ये एक्सपोर्ट्स के लिए होता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस या फिर एसईजेड एरिया में जो हम सर्विसेज देते हैं वो। तो अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई।
सेक्शन 8 डिराइव करता है कि क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी क्या लगेगी। तो कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाईज, वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। थोड़ा टंग ट्विस्टर जैसा है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब बता देता हूँ। आप कार खरीदते हो तो उसके बाद स्टेपनी आती है, टायर आते हैं, ठीक है। तो वो आपने मेन प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल प्रोडक्ट, कार, तो कार का सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है। आप सेट टॉप बॉक्स खरीदते हो, उसके साथ रिमोट फ्री आता है, तो रिमोट का अलग है, लेकिन सप्लाई ऑफ क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ दिस थिंग, सेट टॉप बॉक्स, ठीक है। अब थर्ड आता है, आपने नॉर्मल प्रिंटेड बुक्स करवाई, तो आपने बुक्स खरीदी या फिर प्रिंट करने का जो सर्विस है वो खरीदा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल डायरी खरीदते हो तो इट्स अ गुड्स। प्रिंटिंग मटेरियल आपने दिया और बोला कि मेरे को इस पर लिख के दो मेरा नाम विवेक कुमार गुप्ता या विवेक गुप्ता, सौरभ, जगदीश, मनोज, सीमा, हीना, वटेवर, तो वो केस में सप्लाई ऑफ सर्विस काउंट होगा। क्योंकि मेन क्या है आपका, आपने तो उसको अपनी तरफ से डायरी दे दी, लेकिन मेरे को इस पर नाम लिख के दो, तो नाम लिख के देना इज अ सर्विस, ठीक है। तो उस केस में अब आप उसको बोलो पैम्पलेट है, पैम्पलेट छपाना, तो पैम्पलेट अगर रेडीली अवेलेबल है, नॉर्मल प्लेन पेपर है, उस केस में क्या होगा, प्लेन पेपर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन प्रिंट करके देना, तो प्रिंटिंग इज द प्रिंसिपल सर्विस। तो कंपोजिट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, कि आप एक्चुअल में दे क्या रहे हो। अब टायर देना है, टायर का जो रिम होता है उस पर एक लेदर रॉड चढ़ता है, तो वो सर्विसेज क्या होगी, सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई, ठीक है, टायर को चढ़ाना। लेकिन नया टायर बेच रहा हूँ, देते प्रिंसिपल सप्लाई क्या हुआ, टायर, ठीक है। अब आते हैं मिक्स सप्लाई पे। मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट्स द हायर रेट ऑफ टैक्स। अब मिक्स फ्रूट हो गया या मिक्स ड्राई फ्रूट्स का कंटेनर हो गया, फॉर एन एग्जाम्पल, एक्चुअल नहीं है, बादाम पे आपका लग रहा है 18%, और काजू पे लग रहा है 5%, और पिस्ता पे लग रहा है 28%। तो सप्लाई ऑफ गुड्स कौन सी, क्या हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स तो एक ही हो सकता है। तो इन्होंने क्या क्लेरिफिकेशन दिया है, मिक्स सप्लाई है, ऑल आर इक्वल प्रोडक्ट्स, आपने ड्राई फ्रूट्स बेचे हैं, तो जो हाईएस्ट है वो रेट लगा दो। तो अगर आपका 5% है, 12% है, 28% का एक मिक्स बंडल बन रहा है, तो जो सप्लाई काउंट होगी वो 28% वाले की काउंट होगी, ठीक है। आप बुक्स के साथ पेन दे रहे हो, मान लो बुक्स पे 5% लगता है और पेन जो है वो 18% पे है, तो इस सप्लाई का क्या काउंट होगा, 18% काउंट होगा, ठीक है। अब बेबी प्रोडक्ट्स हैं, आपका फूड है, उसमें आप दूध के साथ चॉकलेट्स भी दे रहे हो, तो ये मिक्स सप्लाई हो गया। आपका मेन जो प्रिंसिपल आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, प्रिंसिपल दूध है या चॉकलेट है, तो उस केस में, लेकिन चॉकलेट मिल्क है तो इट इज ऑल टुगेदर अ न्यू प्रोडक्ट। वो फिर फूड प्रोडक्ट में बाइफर्केशन आपको एचएसएन देखने पड़ेंगे कि फ्लेवर्ड मिल्क है तो मिल्क आपको एचएसएन लगेगा, तो वो रेट काउंट होगी। लेकिन अगर आप दोनों अलग अलग दे रहे हो और साथ में बंडल करके दे रहे हो, मिक्स नहीं कर रहे हो, हाँ, तो उस केस में आपका जो होगा वो हाइयर रेट का लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखने का है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट यू इन द चैप्टर 3। बाय बाय।